नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। यहां बातें फिल्मों की होती हैं। आज हम आपके सामने जिक्र करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस, टैलेंटेड अदाकारा सायरा बानो जी का। शायद बेचारा गोला धोखा खा गया। आप भी फुदकते जा रहे थे, बंदर भी फुदकता जा रहा था। हमारे रेगुलर सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं ज़ुहैब फारूक साहब। वो कई दिनों से फरमाइश कर रहे हैं कि सायरा बानो जी पर कोई कार्यक्रम करें, और भी लोगों ने हमसे कहा है, लेकिन ज़ुहैब साहब ने कई बार कहा। तो आज हम कोशिश करते हैं सायरा जी की जिंदगी को जानने की। ये तो हम जानते हैं कि दिलीप साहब उनके शौहर रहे, और दिलीप साहब क्या हैं ये बताने की जरूरत नहीं। दोस्तों, सायरा जी के बारे में कुछ बात करें उसके पहले मुझे ऐसा लगता है कि अगर सायरा जी की मां नसीम बानो जी का जिक्र ना हो तो किस्सा अधूरा रहेगा। क्योंकि सायरा जी तो नसीम जी की वजह से ही हैं, और नसीम जी अपने जमाने की पहली सुपरस्टार कहलाती हैं। नसीम बानो दिल्ली में पैदा हुई 1916 4 जुलाई को नवाब अब्दुल वाहिद खान साहब के यहाँ, और शमशाद बेगम उनकी माँ का नाम था। वो भी गायिका थी। ये वो शमशाद बेगम नहीं है जो सिंगर रही, लेकिन ये शमशाद बेगम भी गाया करती थी क्लासिकल। और नसीम बानो इकलौती बेटी थी नवाब साहब की। यही वजह है कि उनकी परवरिश बड़ी आला किस्म की हुई। अच्छे स्कूलों में माहौल हुआ करता था पूरा उस जमाने में। आप सोच सकते हैं 1916 के बाद ये दिल्ली में रहते थे, पुरानी दिल्ली में। और इनकी माँ शमशाद बेगम चाहती थी कि मेरी बेटी नसीम डॉक्टर बन जाए। नसीम जी चाहती थी कि मैं फिल्मों में काम करूं। यकीनन बहुत खूबसूरत थी। तो हुआ साहब कि गर्मी की छुट्टी में बॉम्बे गए अपने एक मिलने वालों के यहाँ, और इत्तेफाक से वो जो मिलने वाले थे वो इनको लेकर चले गए सेट पर। फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहां पर इन्होंने पहली बार देखा मोतीलाल जी वगैरह को। तो वहां से फिर इन्हें शौक लगा कि अब तो मैं और फिल्मों में काम करूंगी। लिहाजा इन्होंने अपनी मां को मना लिया। शमशाद बेगम को मनाने की मतलब कोशिश की, वो नहीं मानी तो इन्होंने खाना माना छोड़ दिया। खैर, इकलौती थी, मैंने आपको बताया। फिर इनको फिल्मों में काम किया। सोहराब मोदी जी के साथ खून का खून 1935 के आसपास की बात है। उसके बाद ये वापस आई कि स्कूल में पढ़ाई करेंगे, लेकिन स्कूल वालों ने इन्हें यह कहकर निकाल दिया कि अब आप फिल्मों में काम करती हूँ। उस जमाने में फिल्मों को अच्छा नहीं माना जाता था। लिहाजा नसीम बानो को किस्मत फिर ले आई फिल्मों में, और इन्होंने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। सोहराब मोदी जी के साथ और कई लोगों के साथ कई फिल्में की। फिर वो तो पुकार वगैरह फिल्म हम जानते हैं, सिलसिला चल पड़ा और ये कामयाब हो गई। 1940 में इन्होंने शादी कर ली एहसान उल हक, जो इनके बचपन के दोस्त थे। लव मैरिज हुई, और उसके बाद फिर इन दोनों ने ताजमहल पिक्चर्स के नाम से अपनी कंपनी खोली और कुछ फिल्में बनाई, जिसमें उजाला और चांदनी रात फिल्में शामिल हैं। और इसी बीच में फिर इनके बेटे पैदा हुए, सुल्तान अहमद साहब और सायरा बानो 1944 में, 23 अगस्त 1944 मसूरी में। पार्टीशन के वक्त इनके शौहर पाकिस्तान चले गए, और नसीम बानो ने भी किनारा कर लिया एक तरह से फिल्मों में बच्चों के लिए, और वो लंदन शिफ्ट हो गई। और फिर वहीं पर सायरा जी की परवरिश हुई तकरीबन 16 साल तक, ये हम जानते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको बताया मैंने नसीम बानो जी के बारे में कि उनका क्या बैकग्राउंड था, और सायरा जी फिर उनकी खूबसूरती झलकती है नसीम जी की सायरा जी में। खैर साहब, अब आते हैं सायरा जी के ऊपर। सायरा जी लंदन में पली बड़ी। जो पूरब और पश्चिम में हमें दिखती हैं वो सायरा जी ही कर सकती थी वो रोल, इसलिए मनोज कुमार ने उसमें सायरा जी को लिया। दोस्तों, सायरा जी जब 16 साल की थी और जब वापस हिंदुस्तान आई 1960 के आसपास, तो नसीम बानो तो फिल्मों में काम करती थी। उनके दोस्त थे सब, सुबोध मुखर्जी और राम मुखर्जी जी, और भी डायरेक्टर्स, महबूब खान साहब, सब जानते थे। तो राम मुखर्जी जी ने और कई लोगों ने पेशकश रख दी कि सायरा को हम अपनी फिल्म में ले रहे हैं। राम मुखर्जी ने तो हम हिंदुस्तानी में सुनील दत्त के अपोजिट में तकरीबन साइन कर ही लिया।
हालांकि नसीम बानो नहीं चाहती थी कि सायरा एक्ट्रेस बने, जैसे कि उनकी माँ नहीं चाहती थी, लेकिन सायरा चाहती थी फिल्मों में आना। खैर साहब, हम हिंदुस्तानी में तो नसीम बानो ने ये कहकर टाल दिया कि सुनील दत्त बड़े लगेंगे, मैच्योर लगेंगे, तो बात रफा दफा कर दी। लेकिन सुबोध मुखर्जी जब नसीम बानो के पास आए, घरेलू ताल्लुकात थे उनके नसीम बानो से, तो नसीम जी मना नहीं कर पाएंगे। और फिर जंगली फिल्म, जिसका पहले नाम मिस्टर हिटलर था, शम्मी कपूर के अपोजिट में सायरा जी को साइन कर लिया गया 16 साल की उम्र में। और उसके बाद फिर जंगली फिल्म आई और उसका गीत और संगीत, और सायरा जी पहली ही फिल्म में उन्हें नॉमिनेशन मिल गया फिल्म फेयर के लिए। अवार्ड नहीं मिला लेकिन नॉमिनेशन उन्हें मिला। इस तरह से वो जंगली में आई। उसके बाद फिर कई फिल्में उनकी आई, शादी और ब्लफ मास्टर, अप्रैल फूल, आई मिलन की बेला। कश्मीर की कली हूँ मैं, मुझसे ना रूठो बाबूजी, सारा गुजारा तोरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना। हुस्न से चांद भी शर्माया है, जिंदगी के रंग कई रे साथी रे, जीने का अगर अंदाज़ाए तो किसके आई दुल्हन बन के आई, उमंगों की शान। चाचा मेरे बचपन कहीं जा के छुपना, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको है चले आइए, दिल की महफिल सजी है, चले आइए। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल। लेकिन यहां आपको थोड़ा सा बताएं, नई थी सायरा जी और विदेश से आई थी, तो उनकी जमकर क्लास ली थी शम्मी कपूर साहब ने जंगली के दौरान, क्योंकि इनको एक्टिंग तो आती नहीं थी। बाद में इन्होंने डांस सीखा, भरतनाट्यम और कथक वगैरह। तो ये जब मुगल गार्डन में मेरे यार शब्बा खैर गाने की शूटिंग कर रहे थे, तो ये नहीं कर पा रही थी सही से और घबरा रही थी। तो शम्मी कपूर की आदत थी कि वो डांट दिया करते थे, बड़े एक्टर थे, और उन्होंने डांट दिया तो ये रोने लगी। और माँ से कहा, नसीम जी से, वो भी सेट पर मौजूद थी और बहुत पब्लिक थी। हम जानते हैं कि पब्लिक गहरे रहती है, कि मैं अब नहीं करूंगी, ये रोने लगी। तो नसीम बानो तो खुश हो गई कि चलो अच्छा है, फिल्मों का भूत उतरा। खैर थोड़ी देर में फिर अकल आई और कहने लगी नहीं मैं काम करूंगी। लेकिन ये भी तय कर लिया कि अब शम्मी कपूर के साथ काम नहीं करूंगी। और पूरी फिल्म में वो खिंचाव रहा। हालांकि ब्लफ मास्टर में काम किया, क्योंकि वो फिल्म पहले ही साइन कर ली थी सायरा जी ने, लेकिन उसके बाद इन दोनों ने फिर साथ काम नहीं किया। बहुत बाद में जमीर फिल्म में ये बेटी बनी थी। जब तक तो सारी जो गलतियां होती हैं, गिले शिकवे दूर हो जाती है इतने सालों में। लिहाजा ये एक बात थी तो मैंने आपको बताई, पहली ही फिल्म से सायरा जी के साथ ये जो जुड़ गई। खैर साहब, फिल्मी करियर सायरा जी का चल रहा था, जंगली ही सुपरहिट हो गई तो फिर क्या था। फिर जो मैंने आपको बताया कि धर्मेंद्र के और मनोज कुमार के साथ शादी आई, ब्लफ मास्टर आई, फिर अप्रैल फूल आई मिलन की बेला 1964 में राजेंद्र कुमार के साथ, और भी जो बाद में फिल्में आती चली गई। अब सायरा जी बेहद खूबसूरत थी दोस्तों, हर कोई उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहता था। राजेंद्र कुमार के साथ आई मिलन की बेला सुपरहिट हो गई। तो उस जमाने में यह हुआ करता था, शायद आज भी होता है, कि लोग ये सोचते हैं कि इनकी जोड़ियां अच्छी लगती हैं। जैसे बाद में भी माला सिन्हा विश्वजीत जी की, नंदा जी, शशि कपूर जी, नरगिस और राज कपूर, उसके पहले दिलीप कुमार साहब, वैजंती माला जी। तो आई मिलन की बेला के बाद से इन लोगों ने और भी फिल्मों में साथ काम किया। हम जानते हैं अमन और झुक गया आसमान बाद में। अब यहां ये जिक्र करना बहुत जरूरी है, अभी सायरा जी की शादी नहीं हुई है दिलीप साहब से, लेकिन इनका अफेयर शुरू हो गया राजेंद्र कुमार साहब के साथ, जिनकी शादी 1954 में हो गई थी, बच्चे थे। लेकिन सायरा जी और राजेंद्र कुमार, खास करके अमन फिल्म की शूटिंग जो 1 महीना चली जापान में, उस दौरान ये लोग काफी करीब आ गए, साथ वक्त बिताया। शुक्ला जी जो वाइफ थी राजेंद्र कुमार की, उन्हें आदत थी, क्योंकि राजेंद्र कुमार नूतन को भी पसंद करते थे और फिल्म वालों के तो किस्से चलते हैं। लेकिन इस बार न्यूज वालों ने ज्यादा छापा, तो शुक्ला जी ने सीधा फोन कर दिया राजेंद्र कुमार को जापान में कि क्या मैं सुन रही हूं, तो उन्होंने टाल दिया, ऐसा कुछ नहीं। खैर साहब, सिलसिले चल रहे थे मोहब्बतों के, इसमें अब कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन ऐसा आता है। खैर, राजेंद्र कुमार की आदत ये थी कि वो अपनी जो फैमिली थी उसको काफी टाइम देते थे। वो यूरोप गए एक बार घूमने अपने दोस्त जयकिशन के साथ, शंकर जयकिशन की। जयकिशन बड़ी गहरी दोस्ती थी, शंकर जयकिशन का काफी संगीत दे रहा है राजेंद्र कुमार की फिल्मों में, झुक गया आसमान में ही है। तो ये लोग जब घूमने गए और वहां
एंजॉय किया। वहाँ तो लोग जानते नहीं थे कि इतने बड़ा ये लोग स्टार हैं, यूरोप में घूमा फिरा। उसके बाद राजेंद्र कुमार ने एकदम से अपनी वाइफ शुक्ला जी से कहा कि हमें 24 अगस्त की जगह 23 अगस्त को ही बॉम्बे पहुंचना है। तो शुक्ला जी ने कहा एक ही दिन की बात है, काहे के लिए इतने टिकट्स कैंसिल करवाएं। तो राजेंद्र कुमार ने कहा नहीं नहीं, मुझे काम है। अब ये सब 23 को आए और सीधा ये पहुंच गए पाली हिल सायरा बानो के घर पर, तैयार वगैरह हो गए। उस दिन 23 अगस्त को सायरा बानो को बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है। शुक्ला जी बड़ी परेशान हो गई कि अच्छा तो ये बर्थडे मनाने आए, कहानी यहाँ तक पहुंच गई। मुहसिन हो, नादा हो, नाजुक हो, मुस्कुराते जाओ एक संग दो मुकद्दर। जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना जानूं रे, दिल प्यार खुदा को भी मना लूं मैं, मगर माने न रूठीरों में जो तकदीर तू ही है। से मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। मिलो सजना सजना। लेकिन कहानी दोस्तों यही नहीं रुकी। अगले दिन सुबह अखबार में खबर छपी कि दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी हो रही है। लाजमी सी बात है, जब अफेयर के चर्चे चल गए तो सायरा की मां नसीम बानो ने कुछ और सोचा कि वो तो शादीशुदा है, कैसे कैसे काम चलेगा। उन्होंने फिर हम सब जानते हैं दिलीप साहब से बात की, दिलीप साहब नहीं माने फिर इस तरह से। लेकिन इन दोनों की शादी फिक्स हुई। अगले दिन अखबार में ये खबर छपी तो राजेंद्र कुमार परेशान हो गए। उस वक्त उनकी वाइफ शुक्ला जी ने उन्हें संभाला। खैर ये तो होना ही था, क्योंकि ऐसे रिश्तों का कोई एंड शायद या नहीं होता मेरे हिसाब से। तो मैंने आपको ये बात भी बताई कि इन दोनों की जो बातें आती हैं, किस तरह का रिश्ता था, और एकदम से तो नहीं, लेकिन नसीम बानो कोशिश कर रही थी। अब इनकी कुछ जो फिल्में थी, अमन तो रिलीज हुई बाद में, झुक गया आसमान की शूटिंग होनी थी, वो कलकत्ता में चल रही थी। तो वहां पर सायरा जी ने शूटिंग पूरी की राजेंद्र कुमार के साथ जाके। इसी बीच दिलीप कुमार भी वहां आ गए। रामो शाम की शूटिंग करके मद्रास से कलकत्ता, संघर्ष फिल्म की एच एस रवेल की, वहां ये शूटिंग कर रहे थे। तो तब तक सबको पता चल गया कि इन दोनों की शादी होने वाली है। तो पहले तो कार में पब्लिक ने इन्हें घेर लिया, मुबारकबाद पेश की, फिर होटल में, और इंतहा ये हो गई कि दिलीप कुमार को बॉम्बे में फोन करना पड़ा सायरा जी के घर में, उनके भाई सुल्तान को, कि भाई जल्दी से हमारा निकाह करवा दीजिए। इस तरह से फिर इनका निकाह हो गया। 2 अक्टूबर 1966 को तो एंगेजमेंट हुई और 11 अक्टूबर 1966 को शादी हो गई। और फिर हम जानते हैं दिलीप साहब और सायरा जी के बारे में। तो ये राजेंद्र कुमार और फिर दिलीप साहब का चैप्टर जो शुरू हुआ। हालांकि यहाँ आपको ये भी बता दें कि दिलीप साहब के घर वाले ये मान चुके थे कि अब ये शादी नहीं करेंगे। 44 की एज में शादी की, सायरा जी 22 की थी। उनकी बहनों की चलती थी, खास करके सकीना आपा, और भी बहनें थी, ताज और अख्तर, जिन्होंने के आसिफ से शादी की। तो दिलीप साहब ने जब शादी की तो घर वाले कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और दिलीप कुमार ने ये सायरा जी से भी कहा कि आप चाहें तो हम अलग रह सकते हैं, लेकिन सायरा जी ने कहा नहीं, मैं आपके घर वालों को अपनाऊंगी, चाहे वो मुझे पसंद करें ना करें। और फिर बाद में सायरा जी आई और काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी अच्छे से इनकी शादी हुई, मेहंदी वगैरह हुई, सारी रस्मों रिवाज चले। दिलीप साहब चाहे भी करते तो सायरा जी को देखने, तो इन्हें मना कर दिया गया कि अब आप कम से कम, भाई सितंबर है, अब अक्टूबर में शादी है, तो 1 आध महीने तो आप उन्हें ना देखें। बाद में ऐसा हुआ, जो बातें आती हैं। तो फिर ये सायरा जी, आप ये देखिए 16 साल की बच्ची, फिर फिल्मों में काम किया, फिर काम कर रही थी। इसी बीच राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी के साथ बहुत काम किया। लोगों ने इनकी जोड़ी को पसंद किया, चाहे वो कोई सी भी फिल्म। बाद में शागिर्द में आई, ये जिंदगी कितनी हसीन है, और भी फिल्में हैं दोस्तों जिसमें सायरा बानो और जॉय मुखर्जी की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। लेकिन बाद में फिर जॉय मुखर्जी हम साया के बाद से थोड़ा सा अलग तरह की फिल्में करने लगे। सायरा जी अपनी अलग फिल्में कर रही थी। और प्यार हो गया भी इनकी एक फिल्म है, साज और आवाज भी है, गाने सबके अच्छे थे। बाद में जॉय मुखर्जी अलग हो गए, सायरा जी अपनी पड़ोसन, उनकी कामयाब फिल्में आ रही थी। धर्मेंद्र साहब के साथ बहुत काम किया, आदमी और इंसान में, बाद में ज्वार भाटा में, साजिश में, चैताली में, काफ़ी फिल्मों में साथ काम किया। धर्मेंद्र जी के साथ भी काफ़ी फिल्मों में काम किया। और उन्हीं सुनील दत्त के साथ काम किया जिनके साथ नसीम बानो ने पहले मना कर दिया था हिंदुस्तानी में। पड़ोसन सुपरहिट हुई, उसमें और भी थे, महमूद साहब थे, किशोर दा थे। तो ये सारी फिल्में जो बाद में मैं आपको बता रहा हूँ, झुक गया आसमान, अमन, ये जो आ रही थी शादी के बाद। सायरा जी की शादी हो चुकी थी, दिलीप साहब ने मना नहीं किया। हालांकि मैंने आपको बताया कि उनके घर में सख्ती थी, बहनें, लेकिन फिर भी दिलीप साहब ने सायरा जी को मना नहीं किया। और बाद में तो फिर दिलीप साहब के साथ भी काम किया, गोपी में, बैराग में और सगीना में। सायरा जी को तकरीबन 4 बार नॉमिनेट किया गया, जंगली में तो बता, और सगीना में फिर किया बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, दीवाना में राज कपूर के साथ काम किया,
और देवानंद के साथ भी काम किया, प्यार मोहब्बत फिल्म में, कुछ फिल्में की इधर उधर। लेकिन बाद में जब 70s में वो आई तो लाजमी सी बात है, एक दूसरी एक्ट्रेस आ गई थी और चेहरे पर भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। वो फिल्में कर रही थी, विक्टोरिया नंबर 2 तो 3 जैसी फिल्में कामयाब रही, और भी अमिताभ जी के साथ जमीर, आरोप और भी फिल्में आ रही थी। चैताली 75 में ऋषि दा की फिल्म काम कर रही थी सायरा जी। लेकिन इसके पहले एक हादसा जो हुआ 1972 में कि उनका मिसकैरेज हो गया, बच्चा जो था उसका उन्हें बड़ा दुख रहा। हालांकि उन्होंने बाद में इंटरव्यूज में कहा कि दिलीप साहब खुद बच्चे हैं तो मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। जहां एक तरफ फिल्मी सफर सायरा जी का चल रहा था, उसी तरफ दोस्तों 1981 में दिलीप साहब ने अस्मा रहमान से शादी कर ली। अस्मा साहिबा के नाम से जो मिली थी उन्हें, उनकी बहनों ने मिलवाया था हैदराबाद में एक मैच के दौरान, क्रिकेट मैच के दौरान। कुछ सिलसिला ऐसा हुआ कि दिलीप साहब ने शादी कर ली। बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद बच्चे के लिए शादी की थी, या क्या हुआ था। दिलीप साहब खुद ही इंटरव्यू में अपनी बुक्स में बताते हैं कि मुझे क्या हुआ था, मैं कभी सायरा से इसके लिए आंख नहीं मिला पाया और हमेशा मैं शर्मिंदा रहा इस चीज़ के लिए। और जैसे तैसे खैर उन्होंने सायरा बानो को जो यकीन था उनके घर वालों को, फिर उन्होंने तलाक लिया अस्मा रहमान से 1983 में। और वो बताते हैं किस तरह से वो शादीशुदा थी और 3 बच्चे भी थे, और उनके हस्बैंड भी मुझे आते थे बॉम्बे में तो मिलते थे, फ़ोन करते थे। ऐसा लगता था कि मैं कहीं फंस गया हूँ। उसका दिलीप साहब को हमेशा अफसोस रहा। बहरहाल वो चैप्टर भी क्लोज हो गया 1983 में। इधर सायरा जी ने फिल्मों में तकरीबन काम कम कर दिया था। दुनिया वगैरह फिल्म में वो दिखी दिलीप साहब के साथ एक आध गीत में, कैमियो रोल में। दिलीप साहब अपनी फिल्में कर रहे थे। सुभाष घाई खास तौर से उनको जो फिल्में चल रही थी, विधाता और बाद में कई फिल्में आई, सिलसिला चल रहा था। इधर उधर वो हमें दिखती रहीं सोशल गैदरिंग्स में दिलीप साहब के साथ इधर उधर पूरी। और उनकी खूबसूरती के चर्चे तो खैर हमेशा ही रहे, लेकिन उससे ज़्यादा चर्चे रहे जो उन्होंने खिदमत की दिलीप साहब की, जो 22 साल छोटी रहीं दिलीप कुमार से वो। तो ये खुदा का एक कानून हम कह सकते हैं इसको, कि इसलिए छोटा रखा क्योंकि दिलीप साहब को दोस्तों तवील उम्र दी थी ऊपर वाले ने। तो सायरा जी उनसे अगर इतनी छोटी ना होती, या तो फिर दुनिया से चली गई होती कोई और होती, तो या फिर वो खिदमत नहीं कर पाती। तो एक ऊपर वाले का ये पूरा एक रहता है मामला, जिसको वही जानता है दोस्तों। अकेले ही अकेले चला है कहाँ, कहेगा क्या। मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना। पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी नाम लेने के जीते रहेंगे तेरा नाम। तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मुझे फसाना सुनाना चाहता है, देखो ये दीवाना बेदर्दी दगाबाज जान। अकेले ही अकेले चला है कहाँ। सायरा जी ने किस तरह की खिदमत की दिलीप साहब की, ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके पहले आपको एक चीज और बताएं, जो लोग अक्सर पूछते हैं कि विश्वजीत जी और राजेश खन्ना जी। विश्वजीत जी के साथ तो सायरा जी ने अप्रैल फूल में काम किया ही, उसके बाद वो ज्यादा काम नहीं कर पाई। हालांकि अप्रैल फूल में भी पहले शम्मी कपूर थे। सुबोध मुखर्जी शम्मी कपूर से नाराज थे क्योंकि वो उनका अंदाज अलग था शम्मी कपूर का, थोड़ा सा वो अपनी चलाते थे, तो इसलिए उन्होंने जंगली के बाद शम्मी कपूर को अप्रैल फूल में नहीं लिया, नहीं तो शायद सायरा जी के साथ वही होते। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि वो उस वक्त ऐसा होता था कि जोड़ी बन जाती थी, तो जॉय मुखर्जी के साथ फिल्में इनकी आ रही थी, फिर बाद में धर्मेंद्र के साथ। तो विश्वजीत जी के साथ फिर ज्यादा काम नहीं कर पाई सायरा जी। अब राजेश खन्ना के साथ काम नहीं कर पाई। इतने बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना, सायरा जी तो उसी दौर की। तो सायरा जी खुद ये बताती हैं कि राजेश खन्ना की जब आंधी चली आराधना के बाद, तो 2 बार ऐसे मौके आए जब सायरा जी राजेश खन्ना के साथ काम करते करते रह गई। एक तो छोटी बहू फिल्म, ये रात है प्यासी प्यासी, रफी साहब का गीत है, जिसमें बाद में फिर शर्मिला जी आ गई। उस वक्त सायरा जी बीमार हो गई थी कोलाइटिस की बीमारी से, तो उनको फिल्म छोड़नी पड़ी। और रेशम की डोरी फिल्म में जिसमें धर्मेंद्र साहब हैं, उसमें सायरा बानो है, उसमें पहले राजेश खन्ना थे। सायरा जी फिर इलाज के लिए गई, तो जब वो वापस आई तो पता चला राजेश खन्ना ने वो फिल्म मसरूफियत की वजह से छोड़ दी है। तो ये 2 फिल्में ऐसी थी जिसमें एक बार तो सायरा जी और दूसरी बार राजेश खन्ना ने फिल्म छोड़ दी। तो ये 2 फिल्मों में हम इन दोनों को देख पाते, लेकिन नहीं देख पाए, और फिर बाद में ऐसा मौका आया नहीं, क्योंकि फिर लेट 70s में राजेश खन्ना भी इतना नहीं चल रहे थे और सायरा जी भी इतना नहीं चल रही थी। तो ये एक वजह रही कि इन दोनों ने साथ में काम नहीं किया। हालांकि इन दोनों की एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, बड़ी मशहूर हुई थी उस जमाने में, चाय पीते हुए, जिसके चर्चे बहुत हुए थे।
मनोज कुमार के साथ काम किया पूरब और पश्चिम में। मनोज कुमार उनके घर गए उनको साइन करने की, इस रोल में आप ही फिट बैठती हैं। और सायरा जी ने, हम जानते हैं दोस्तों, पूरब और पश्चिम में उस रोल को जिंदा कर दिया। वो जो अंदाज उनका सिगरेट पीने का और जुल्फें और बिल्कुल मॉडर्न टच था, इंग्लिश वुमेन, ये सारी बातें सायरा जी के साथ चल रही थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि दिलीप साहब ने सायरा जी को कभी काम करने से दोस्तों नहीं रोका। आपसे कुछ ऐसी बेतहाशा सी मोहब्बत हो गई है कि बार बार आपकी सूरत देखने को दिल तड़प उठता है। और आपकी हंसी, सुभान अल्लाह, न जाने कितनी लड़कियों की जान लेगी है हंसी। मैं तो लेक में फेंक दूंगा। यही अदाएं तो कातिल हैं। जरा फिर से कहिएगा यही जुमला। अली जू। जी सरकार। इस पागल लड़की को घर से निकाल दो। अली जू, इस पागल को आगरे के पागल खाने भिजवा दो। अली जू। अली जू, इस बेचारे को ये भी नहीं मालूम कि इसकी बहन बेहोश होकर गिर गई थी और मरने वाली थी, लेकिन एक लड़की तरस खाकर उसे अस्पताल ले गई। अली जू, इस पागल लड़की से पूछो मेरी बहन कौन से अस्पताल में है। अली जी, इनसे कहो कि पहले लड़कियों से बात करना सीखें। ये कुछ जिंदगी के पहलू रहे सायरा बानो जी के। बाद में वो कम दिखती थी, और जब भी दिखती थी तो लाजमी सी बात है दिलीप साहब के साथ। और फिर दिलीप साहब की उम्र बढ़ने लगी तो उनको संभालते हुए दिखती थी। कभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं वहां दिखती थी, कभी किसी प्रोग्राम में। दिलीप साहब की परछाई, उनका साया सायरा बानो जी। ये सिलसिला चलता रहा। कई बार दिलीप साहब हॉस्पिटल जाते थे, सायरा जी उनके साथ दिखती थी। बिल्कुल बदल गई, इतनी मॉडर्न सायरा बानो, इतनी मॉडर्न। कहाँ 16 साल की, और एक से बढ़कर एक फिल्में उनकी आप देखिए, अप्रैल फूल और जंगली में कितनी खूबसूरत लगी हैं, कितनी मॉडर्न लगी हैं। और बाद में 2000 के बाद आखिर में बिल्कुल ही इतना ढल गई, इतना बदल गई। उम्र का भी तकाजा होता है, कोई ये कह नहीं सकता कि वही सायरा बानो है, मॉडर्न गर्ल, नसीम बानो की बेटी। और फिर 2021 7 जुलाई को दिलीप साहब नहीं रहे। सायरा जी उसके बाद से टूट गई, और ऐसा लगने लगा कि अब वो शायद सब कुछ खत्म हो गया उनके लिए। लेकिन फिर भी आज वो हमारे बीच हैं। दिलीप साहब नहीं है, सायरा बानो हैं, उनकी फिल्में हैं, उनकी बहुत सी बातें हैं। तमाम कलाकारों के साथ जो सायरा जी ने काम किया है वो सारी हमारे साथ हैं। और हम तो ये दुआ करते हैं इस प्रोग्राम के जरिए कि सायरा जी को ऊपर वाला अच्छी हेल्थ दे, वो हमारे बीच में रहें। ऐसे लोग साथ में रहते ही हैं तो हमें अच्छा लगता है, उनकी मौजूदगी ही रहती है तो दोस्तों अच्छा लगता है। बाकी जब भी उनकी याद आती है तो उनकी पुरानी फिल्में हैं ना हमारे पास, एक से बढ़कर पुरानी फिल्में हैं, पुराने गीत हैं, और ये किस्से हैं। इन किस्सों में कुछ तलखियां भी हो सकती हैं, कुछ गॉसिप्स भी हो सकती हैं, राजेंद्र कुमार को लेके या और किसी एक्टर को लेके, या दिलीप साहब को लेके, असमा रहमान। लेकिन ये सारी बातें हम जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो फिर भी अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये इनसे जुड़ी हैं दोस्तों। तो ऐसे महान लोगों के बारे में क्या कुछ कहा जाए। हमने कोशिश की कि एक पेशकश करें सायरा जी के ऊपर। और लाजमी सी बात है, जब सायरा बानो जी के ऊपर प्रोग्राम करेंगे तो उसमें दिलीप साहब का नाम आएगा, नसीम बानो जी का, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, इन सब के नाम आएंगे ही। उन फिल्मों के भी नाम आएंगे जो फिल्में उन्होंने की हैं। अब इस प्रोग्राम को कहीं तो संपन्न करना ही है तो यहीं करते हैं, इस वादे के साथ कि आपके लिए ऐसे अच्छे प्रोग्राम हम लेकर आते रहेंगे रिसर्च करके। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कुछ और आपको मालूम हो सायरा बानो जी के बारे में, और किस कलाकार पर आप प्रोग्राम देखना या सुनना चाहते हैं दोस्तों, हमें ज़रूर बताइए। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज। भरो और शिकवे करो, ये बात हमें मंजूर नहीं। तुम तारे गिनो और नींद उड़े, वो रात हमें मंजूर नहीं। तुम कमसिन हो, नादान हो, नाजुक हो, भोली हो, सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना कर